नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त अहम खबर से करते हैं। कृषि सुधार कानून के बाद हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है कि उसका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कोई योजना भी नहीं है। रिलायंस ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं खरीदा है और यह भी बयान दिया है कि हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे। तो रिलायंस ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर से उनका कोई लेना देना नहीं है। कृषि कानून पर रिलायंस का यह बड़ा बयान सामने आया है और यह साफ किया गया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पर कुछ लेना देना नहीं है। कोई एग्रीकल्चर लैंड अभी तक नहीं खरीदा गया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने रिलायंस के बयान के बाद कहा कि इससे विपक्ष की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कुछ न कुछ किया कर धोती फाड़ चिया कर, हम लोग एक कहावत करते हैं। धोती एक ऐसा वस्त्र है जिसमें कहीं सिलाई नहीं होती है, लेकिन कुछ काम के लिए तो उसको फाड़ना, क्योंकि फिर उसे सिलाई करेंगे तो कुछ काम मिलेगा। तो ये वही काम के लिए जो बेरोजगार हो गए, जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ऐसे दल हैं तो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है। तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजू रंजन ने कहा है कि कृषि कानूनों के जरिए किसी भी औद्योगिक घराने को फायदा नहीं पहुंच रहा है और रिलायंस की ओर से कृषि कानून पर बयान से इसे लेकर किसानों को गुमराह करने वालों को माकूल जवाब मिला है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने बिंदुवार औद्योगिक घरानों को कृषि बिल पर होने वाले फायदे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार के इस कानून से औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने जैसी कोई बात बिल्कुल ही झूठ है और इसीलिए इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखा जा रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, ये निसंदेह आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत करने वाले विपक्ष को अब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर कॉर्पोरेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली विपक्ष को अब कम से कम माफी देश की जनता से मांगनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कॉर्पोरेट्स को किसानों के नाम पर निशाना बना रहे हैं, स्पष्ट है कि ये बिचौलिया संस्कृति, दलाली ठेकेदारी की संस्कृति कायम करना चाहते हैं और ये कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है। किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल तत्पर है और देश की आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में जो असमानता पूरे देश में विकसित हुई है, उसके लिए कांग्रेस की गलत नीति जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यह लड़ाई कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ और एमएसपी कानूनों के लिए है। इससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई को कोई डाइवर्ट करने का जो कोशिश कर रहा है वो गलत है। लड़ाई रिलायंस और लड़ाई और कंपनियों के खिलाफ नहीं है। लड़ाई भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काले कानून पारित किए हैं उसको लेकर के है। इसलिए किसानों की मांग को फिर से हम दोहराते हैं कि उनकी मांग है कि वो काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर गारंटी के लिए उसके लिए अलग से कानून बने। अच्छा है।
कृषि कानून पर रिलायंस के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कृषि कानून पर किसान केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसी निजी कंपनी की राय का कोई मायने नहीं रह जाता है। बिल जो सरकार ने बनाया है ये किसान विरोधी नहीं है। ये संतुष्ट सरकार नहीं कर पा रही है किसान संगठनों को। इसमें किसी निजी कंपनी की राय का या उनके द्वारा निजी कंपनी के द्वारा कुछ भी कहने का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने रिलायंस के बयान पर कहा है कि रिलायंस को किसानों के बीच जाना चाहिए और उसे अपनी बात समझानी चाहिए। यदि वह स्वच्छ और किसानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखे हुए हैं तो उन्हें किसानों के नेताओं से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि यदि रिलायंस कंपनी यह गच रहा है कि हमने किसानों के ज़मीनों और जो है उनके साथ जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से और किसके लिए भारत सरकार कर रही है, इसका भी जो है रिलायंस कंपनी के लोगों को, उनके मालिकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने वैक्सीन को लेकर सियासी बयान दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत यहीं खत्म नहीं हुई है और सवाल उठाने वाले अजीत शर्मा श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। अजीत शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को धन्यवाद दें, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक की स्थापना कांग्रेस की सरकार ने ही की थी। वैक्सीन पर सियासत की पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले अजीत शर्मा का यह बयान पहले सुनिए। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और अजीत शर्मा के इस बयान के बाद सवाल यह है कि सियासत की लड़ाई अब वैक्सीन पर आ गई है और कोरोना के टीका पर क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है। बड़ा सवाल यह भी है कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से सुरक्षित बता चुके हैं। मोदी विरोध में हर अच्छी चीज का क्या विरोध करेंगे। पीएम मोदी के विरोध में वैक्सीन पर आखिर सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस। और बीजेपी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के इस बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से अजीत शर्मा ने यह बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेस को हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी टीके पर भरोसा है। कांग्रेस का यही चाल और चरित्र है। कोरोना काल में कांग्रेस तो पूरी तरह नदारद थी, कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं रहा, लेकिन जब वैक्सीन आया है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पर यह सवाल नहीं उठाते। इनको भारत पसंद नहीं है, पाकिस्तान पसंद है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने वैक्सीन, कांग्रेस और आरजेडी के रवैये की आलोचना की है। संजय मयूख ने कहा कि विपक्ष के नेता वैक्सीन पर राजनीति करना बंद करें, नहीं तो जनता आगे भी सबक सिखाएगी। संवेदनहीन विपक्ष को संवेदनशील बनना चाहिए। ये कैसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये राजनीति? मत करिए। पूरा विश्व इस आपदा से लड़ रहा है और आपको किस चीज का वैक्सीन चाहिए भाई? आप कैसे वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जनता ने आपको ऐसा वैक्सीन दिया है
कि आप लौट के सत्ता में नहीं आने वाले, लेकिन कम से कम मेरा विनम्र निवेदन होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता वैक्सीन के सवाल पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि देश लड़ रहा है और विश्व लड़ रहा है। और इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी को लड़ाई के प्रमुख कोरोना योद्धा होने के नाते सब देशों ने सराहा है, पूरे विश्व ने सराहा है। मत करिए राजनीति, बंद करिए ऐसी राजनीति। अगली खबर का रुख करते हैं। औरंगाबाद में भी धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी है और इसी सीजन की अगर बात करें तो 3 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय था, लेकिन बीते 50 दिनों में मात्र 25,000 मीट्रिक टन की धान खरीद हो पाई है। औरंगाबाद जिले में 176 पॉक्स और 11 व्यापार मंडल को धान खरीदने का आदेश दिया गया है, लेकिन बिचौलियों के कारण किसानों से धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। इसके बावजूद जिला पदाधिकारी धान खरीद का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। स्थिति एकदम बदतर है और क्या, कुछ नहीं। खाद भी है तो पैसा नहीं है कि खाद किसी तरह लिए कर्जा करके वो अलगे कपार पर चढ़ल है और यहाँ धान खरीदा नहीं जा रहा है। कर्जदार जो है से अलगे तबाह केले है और सरकार अलगे तबाह केले है। तो इतना स्थिति खराब है अभी कि जहां के तहां धान वैसे ही रखा हुआ है। दौनी नहीं करने का मेन कारण है कि से लोग दाम नहीं उचित मिलने के कारण दौनी नहीं कर रहा है। तो ये इस बार और सभी किसानों से हम लोगों का अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग अपने किसान सलाहकार या अपने बीसीओ के माध्यम से संपर्क करें और धान का अपना जो विक्रय है उसको पैक्स जारी करें। लंबे अरसे के बाद बिहार में स्कूलों में घंटी बजी और इसके साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। 306 दिन 10 महीने बज गई घंटी। खुल गए स्कूल। राज्य सरकार ने आज से 9वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करने का आदेश दिया है। उसके बाद स्कूलों में रौनक लौटी है, बच्चों की चहलकदमी स्कूलों के अंदर दिखने लगी। सोमवार से बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। करीब 10 महीने बाद स्कूलों में रौनक और बच्चों के चेहरे पर चमक लौटी है। हालांकि कोरोना की वजह से फिलहाल 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। अभी हम बांकीपुर गर्ल्स हॉस्टल स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देखिए बच्चे जो है वो क्लासरूम में पहुंच चुके हैं। आप देखिए चूंकि कोरोना काल में स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो किया जा रहा है। जो 2 गज की दूरी की बात लगातार कही गई है वो देखिए। आज बच्चों से बात कर लेते। काफी दिनों बाद बाबू स्कूल खुला है। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 महीनों बाद खुले स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में हैं और यहाँ पे देखिए जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो लिया जा रहा है, हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जिस ढंग से प्रोटोकॉल के तहत कोशिश बताई गई थी कि यहाँ पे जो लोग आएंगे बच्चे उन्हें मास्क लगाना जरूरी है और साथ में स्कूल की तरफ से देखिए सैनिटाइजेशन का काम है, थर्मल स्क्रीनिंग है, वो तमाम चीजें हो रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चों को करीब 10 महीने तक घरों में बंद रहना पड़ा था और अब जबकि काफी दिनों बाद बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? संस्कृति। संस्कृति, कैसा लग रहा है जैसे आप लगभग 10 महीने बाद दोस्तों के साथ आज कैंपस में सब पहुंचे हैं? सर फीलिंग वेरी नाइस एंड एक्साइटेड। ये बच्चे खुश हैं काफी टाइम बाद यहाँ क्लासरूम में एक साथ अपने दोस्तों के साथ लगभग 10 महीने बाद सब यहाँ पहुंचे। स्कूल खोलने से पहले सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, क्लासरूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा और स्कूल पहुंचने पर हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। सभी नियम कानूनों का पालन स्कूलों में दिखा भी। देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुली है कि स्कूल में क्या सब तैयारियां चल रही है। ये सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है और पूरे क्लास और परिसर को सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है और इसकी पूरी निगरानी की जा रही है ताकि
तो बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए और उन्हें जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मतलब सरकार के आदेश के बाद बिहार में स्कूल खुल गए और स्कूलों की रौनक बढ़ गई, लेकिन ये जरूरी है कि आगे भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो करीब 10 महीने बाद मुजफ्फरपुर में भी स्कूल गुलजार हो गए हैं। कोरोना नियमों के पालन की शर्त पर ही स्कूलों में छात्रों की एंट्री का प्रावधान है। हालांकि कई स्कूलों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी हो रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर ने शहर के स्कूलों का जायजा लिया। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल में और ये क्लासरूम का जायजा है। आप देखिए, इसके पहले हमने तस्वीरों में दिखाया है कि जो भी बच्चे यहाँ आए तो उन्हें प्रॉपर सैनिटाइजेशन और उसके बाद जो थर्मल स्कैनिंग हुई और मास्क चेक करके क्लासेस में उनको प्रवेश दिया गया है। और आज क्लास का देखिए कि किस तरीके से जो फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए यहाँ बच्चों को बिठाया गया है। एक दूसरे क्लास में भी हम चलेंगे और वहाँ से भी जायजा लेंगे, क्योंकि एक क्लास हमने दिखाया है तो फिजिकली जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं, तो ये दिखाने के लिए हम पहुँचे जिला स्कूल के ये दूसरे कक्षा में। आप देखिए कि यहाँ भी बच्चे हैं, आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल में पहुँचे हैं, पढ़ाई उनकी हो रही है, टीचर भी हैं इनके और वो पढ़ा रही हैं। जानेंगे उनसे पहले कि ये तो पहला क्लास है बहुत दिनों के बाद। जी हाँ, ये बहुत दिनों के बाद, तकरीबन वैसे तो 10 महीने के बाद क्लास खुला है, लेकिन बीच में कुछ डाउट क्लास भी लिए गए थे। डाउट क्लास हुआ था, उनमें बच्चे आए थे लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ही नगण्य थी, कम ही उपस्थिति थी। कुछ बच्चे हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल में हो, कितना एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिन के बाद स्कूल खुला जिसके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मेहनत करके इस बार के एग्जाम पास करेंगे, क्योंकि स्कूल तो खुली नहीं है तो घर पे मेहनत करके पढ़ना होगा। तो ये तस्वीर है, सुखद तस्वीर है कि काफी दिनों के बाद पठन पाठन का माहौल बना है पूरे बिहार में और मुजफ्फरपुर में भी यह माहौल बना है। जिला स्कूल की यह तस्वीर है कि बच्चे यहाँ आए हैं, क्लासेस में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, बच्चे खुश भी हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन ये तथ्य एक सामने यह भी आया है कि जो गवर्नमेंट के लेवल पर मास्क का वितरण किया गया था उसमें थोड़ी बहुत कमी भी दिख रही है, लेकिन आश्वासन ये है कि ये चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। तो कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई में जो कमी हुई है, जो क्षति हुई है, उसे भी पूरा करने की कवायद जारी है। उम्मीद है कि जो पठन पाठन का हड़ास कोरोना की वजह से हुआ है वो तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और वहीं मुंगेर के स्कूलों में भी घंटी बज गई है। कोविड के नियमों के साथ बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई। टाउन हाई स्कूल का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। माह के बाद घंटी बजी, ये कोई आम घंटी नहीं है। इस घंटी के बजने का साफ मतलब है कि आज से जो है विद्यालय खुल गए, आज से जो पठन पाठन का जो काम है वो चालू हो गया। लेकिन उसमें भी कोविड की कई गाइडलाइन हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो है प्रिंसिपल है, इनसे ही जानते हैं क्या गाइडलाइन दिए गए हैं। जितने बच्चे हैं नामांकित उसको 50% आना है और विद्यालय में प्रवेश करने के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, टेम्परेचर देखा जाएगा। उसके बाद उसको मास्क वितरण हुआ है और मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। कई माह के बाद स्कूल खुला है? तकरीबन 10 महीने के बाद, मार्च के बाद हुआ है। जितने सिलेबस है, जितने बच्चे पीछे चल रहे हैं, कि उसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो उतना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष कक्षा चलाएंगे, कोशिश करेंगे जो बच्चे का सिलेबस पूरा हो। अगर सबसे ज़्यादा हानि अगर किसी का हुआ है तो बच्चे का ही हुआ है, उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। बच्चों का जो हानि है उसको कंप्लीट किया जाएगा। बच्चों को मास्क दिया गया है, सैनिटाइज किया गया है, क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। कुछ बच्चे भी साथ में, इनसे जानना चाहते हैं कैसा लगा आज से स्कूल खुला? तो हम लोग को बहुत खुशी है, आज 10 माह के बाद स्कूल खुला है। हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी सिलेबस बाधित हुआ है हम शिक्षक एवं शिक्षिका से पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखा कि बच्चों ने भी कहा कि उनका जो 10 माह के बाद जो स्कूल खुला है वो काफ़ी खुश है। ये बताइए कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई स्कूल में? स्कूल आने से पहले सैनिटाइजर दी गई, स्कूल में पूरी साफ सफाई हुई, क्लासरूम भी सैनिटाइज हुई और शौचालय भी साफ सफाई हुई।
आपने देखा कि बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, जो यहाँ के शिक्षक है वो भी खुश है कि 10 माह के बाद स्कूल खुला गया। और हम भी चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है लगातार आगे भी बढ़े। अभी 9 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए खुला है, आगे भी क्लास के लिए भी स्कूल खुले। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 न्यूज़। बिहार में स्कूल कोचिंग के साथ पार्क और सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल, पुस्तक मेले, ट्रेड फेयर और सभागारों पर अब भी प्रतिबंध है। गांधी मैदान में 26 जनवरी को निकलने वाली झांकियों पर भी संशय है, तो ज्ञान भवन, बापू सभागार जैसे ऑडिटोरियम भी हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। कब खत्म होगा इनका इंतजार, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। स्कूल, कोचिंग संस्थान या फिर पार्क, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल गई हैं लॉकडाउन के बाद। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं और संस्थान हैं जिनको अभी तक खुलने का इंतज़ार है। आपको बताऊं कि 9वीं क्लास से 12वीं तक की क्लासेस जो है वो आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो है अभी तक बंद है। उन्हें इंतज़ार है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो कब स्कूल जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है गांधी मैदान। देखिए, अभी हम गांधी मैदान में खड़े हैं और गांधी मैदान में यहाँ पे टहलने वालों के लिए ये इजाज़त मिली है कि मॉर्निंग वॉक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड फेयर हो, किसान मेला हो या फिर पुस्तक मेला या तमाम मेला जो है यहाँ पे लगा करती थी हर साल, वो अभी तक नहीं खुली है और इसे खोलने की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है। गांधी मैदान जो मेला के लिए या फिर ट्रेड फेयर के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्ञान भवन और यहाँ पे गांधी संग्रहालय है या फिर बापू सभागार है, जहाँ पे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और इन जगहों पे हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली है कि ये ज्ञान भवन हो या फिर बापू सभागार हो, इसे खोला जाए और आम लोगों के लिए यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि गांधी मैदान में आने वाले 26 जनवरी को झांकियों पर संशय बना हुआ है कि यहाँ पे इस बार झांकियाँ निकाली जाएंगी या नहीं निकाली जाएंगी। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। माना यह जा रहा है कि झांकियाँ इस बार भी बैन रहेगी और आम लोगों के लिए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें जो है जिसका इंतज़ार आज भी है कि प्रशासन कब इन्हें छूट देती है और ये फिर से आम